एक बड़ी खबर है आज की, जो सबसे बड़ी खबर है, आकाश आनंद जी की शादी हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे हैं और उनकी शादी जो है प्रज्ञा सिद्धार्थ, जो अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, उनके साथ हुई है। अशोक सिद्धार्थ पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और ये देखिए, ये बुद्ध रीति रिवाज से जो है वो उनकी शादी हुई है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तो ये बड़ी खबर है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कहा जा रहा है कि 15 साल बाद वो इस तरह के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। तो बीएसपी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर क्रिस्टल क्लियर है और सबसे खास बात थी कि शादी में सिर्फ और सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं को न्योता गया था। मैं गया था वहां, मैंने देखा और देश भर के बाराती थे। इस शादी में सबसे खास बात थी कि देश भर के बाराती थे। बीएसपी के जिला कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, कार्यकर्ता, उड़ीसा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आरएस परवीन। तो देश में आपको दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। तो देश भर के जो बीएसपी कार्यकर्ता थे वो इस शादी में बारात बने थे। उनको आप दूल्हा पक्ष का भी कह सकते हैं, दुल्हन पक्ष का भी कह सकते हैं। तो ये एक नई कोशिश थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। और ये एक बात तो है कि अपने समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति वो बहुत ज्यादा ही जागरूक हैं आइडियोलॉजी को लेकर। उनके भतीजे की शादी जो है वो बुद्ध रीति रिवाज से हुई है, धम्म के हिसाब से हुई है। सम्राट अशोक की जो विचारधारा है, कबीर रविदास की जो विचारधारा है, फुले पेरियार अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है, सोनेलाल पटेल भी जो है वो बुद्धिस्ट थे, पेरियार ललाई सिंह यादव बुद्धिस्ट थे। तो इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती खरा सोना है आइडियोलॉजी को लेकर। आप उनसे बिल्कुल सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो उन्होंने लकीरें खींची है। और आज उनके भतीजे की शादी थी और वो धम्म रीति से शादी हुई है, बुद्ध रीति रिवाज से उनकी शादी हुई है। और सबसे खास बात थी, कल मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, अपने सबसे पर लाइव भी देख सकते हैं। पूरे देश से बाराती आए थे। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां के बीएसपी कार्यकर्ता इस शादी में शरीक नहीं थे। तो ये एक आज के समय में ये भी एक अद्भुत बात है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया जाए। तो ये एक खबर थी। दूसरी बड़ी खबर, सोचिए, हम लोग पिछले 5 साल से SC ST OBC के लिए जागरूकता अभियान चला रहे थे। हम लोग को जातिवादी कहा जाता था। पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी ने, जब से उनको सजा हुई है, पहले तो एक बात समझ लीजिए, राहुल गांधी के अपने कर्मों की सजा नहीं है, उनकी नासमझी की सजा है। सोचिए किस तरह से इस देश में कोई एक जज कह देगा, प्रधानमंत्री के बारे में फैसला दे देगा, कोई एक केस दर्ज करा दे। अब तो भाषण को लेकर भी केस दर्ज हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री हैं आप, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी है, तो आपकी 2 मिनट में पद चला जाएगा। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते अगर 2 साल की सजा हो गई तो। और कोई भी 1800 प्लस इस देश में कोर्ट है, कोई जज एक चाहे तो सजा दे दे। और जो लोग कह रहे हैं कि ये दबाव में हो रहा है, तो ये तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी दबाव दिलवा के आप एक प्रधानमंत्री, सीएम का सजा। सोचिए, लालू यादव को सिर्फ सत्ता से हटाने के लिए, राजनीति से हटाने के लिए किया गया और उसमें राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसकी सजा वो खुद काट रहे हैं। अब दूसरी बड़ी बात है ओबीसी को लेकर। बीजेपी एक बड़ी गलती कर रही है। दरअसल जितने भगोड़े हैं उसमें कोई भी ओबीसी नहीं है, न ललित मोदी, न नीरव मोदी, न मेहुल चौकसी, ये सब ओबीसी नहीं है। इस देश के लोग ओबीसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन सोचिए, बीजेपी जो सवर्णों का ही वोट लेती है, उसको पता है कि सवर्ण समाज का 15% वोट से उसकी सरकार नहीं बनेगी। उसको SC ST OBC का वोट चाहिए, चाहे वो ओबीसी किसी धर्म का हो सकता है, वो उसको समझ लगे। लेकिन जो ओबीसी की पार्टियां हैं वो आज भी जनरल कैटेगरी के पीछे भाग रही है, जो किसी कीमत पर उसको वोट नहीं देंगे। तो ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, बीएसपी सुप्रीमो हो, जेएमएम हो, इन सब आप सबको समझना चाहिए कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं और बीजेपी किसके पीछे भाग रही है। बीजेपी मानवर कांसीराम साहब के राजनीति का उपयोग कर रही है। वो ओबीसी 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 कर रही है, प्रधानमंत्री को ओबीसी कह रही है, SC ST OBC की बात कर रही है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, दलित राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति, 27 ओबीसी मिनिस्टर, इस तरह के खेल कर रही है। आइडियोलॉजिकल वॉर है ये। लेकिन वहीं जो गैर सवर्ण नेता है, जो SC ST OBC की लीडरशिप है, उनको पता नहीं कौन एडवाइस करता है, कौन उनके एडवाइजर हैं। ये लोग सवर्णों के वोट के पीछे पड़ते हैं। सोचिए, इस देश में सवर्ण समाज की संख्या मुश्किल से 15% है। उससे ज्यादा तो मुस्लिम समाज की संख्या, 20% मुसलमानों को दरकिनार कर बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन क्या SC ST OBC पार्टियों में कोई ऐसा है जो सब
ये लड़ाई हिंदू धर्म की राजनीति का काट एक ही है, सोशल जस्टिस। और बीजेपी अब दोनों खेल रही है, धर्म के आधार पर भी खेल रही है, और उसे लग गया कि SC ST OBC लगातार उससे अलग हो रहा है रिजर्वेशन के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, तो वो OBC कार्ड खेल रही है। अब देखना है कि SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां कब इस मुद्दे को भुनाती है और वो SC ST OBC की बात कब करती है। फिलहाल वो अभी तक जाति जनगणना पर भी मजबूती से नहीं आए हैं, EVM तो दूर की बात है। तो आज दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है कि 1920 से लेकर 60 साल कांग्रेस ने मजे मारे राज किया, बीजेपी अपना रास्ता बना रही है। बहुजन लीडरशिप को मौका मिलता है तो वो अपना रास्ता आइडियोलॉजिकल वॉर क्रिएट नहीं करते हैं, जैसे पेरियार साहब ने किया जो तमिलनाडु में सत्ता में है, जैसे जगदेव प्रसाद ने किया, जैसे रामस्वरूप वर्मा ने किया, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, जैसे सोनेलाल पटेल ने किया। तो ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इसमें आप तभी टिकेंगे जब आप अपने आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे। जैसे बाबा साहब अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोचिए क्या SC ST OBC के लोग अब समझेंगे कि उनके सामाजिक राजनीतिक हक अधिकार मिलेंगे? तो OBC को झुनझुना न पकड़ाया जाए, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो। एक बात तो तय है, कांग्रेस का भी देखिए, कांग्रेस के साथ सवर्ण नहीं है, मुसलमान भी जहां बीजेपी को जो हराता है उसको वोट करता है। इसका मतलब है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो थोड़ी बहुत संभावना है, कर्नाटक में जो थोड़ी बहुत संभावना है, वो SC ST OBC को लेकर है, लेकिन कांग्रेस इस पर नहीं बोल रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस से ज्यादा लीड लेती हुई दिख रही है बीजेपी SC ST OBC को लेकर। और एक बात और बता दूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह इसलिए कहते हैं, इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी हो या नवीन पटनायक हो, जितनी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये पैसे वाली पार्टी हैं, अमीरों की पार्टी हैं। इनके पास जनसंख्या नहीं है, जनाधार नहीं है। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, सवर्ण समाज एक पंचायत का चुनाव जीत सकता है, MLA MP का तो नहीं जीत सकता, क्योंकि इस देश में 85% आबादी SC ST OBC की है। लेकिन वही SC ST OBC 85% इस देश के संसाधन से गायब है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, तमाम संसाधन वाले जगहों से ये गायब हैं। ये आ सकते हैं तभी जब इनके नेता SC ST OBC की राजनीति करे, जैसे बीजेपी कर रही है। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बहुजनों की जो पार्टियां हैं, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, ये सब कैडर बेस्ड पार्टी है, इनके पास जनसंख्या वाली पार्टी है, बस जरूरत है सोशल जस्टिस को लाने की। तो अब देखिए, सोशल जस्टिस के नाम पर भी बीजेपी ही लीड लेती हुई दिख रही है। देखते हैं कि गैर सवर्ण लीडरशिप वाली और पार्टियां कब SC ST OBC की राग गाती है, कब SC ST OBC के नाम पर चुनाव लड़ती है। लेकिन एक बात तो है, सोशल मीडिया और तमाम वो लोग जो अपनी नौकरी, अपनी जान खतरे में डालकर लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं, उनको इसका क्रेडिट जाता है। जो मान्यवर कांशीराम साहब, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पेरियार, फूले, अंबेडकर, अयंकली, संत गाडगे, इन तमाम जो बहुजन आंदोलनकारी हैं, उनके विचारों को जो रंग दे रहे हैं, जो उन पर लिख पढ़ रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि वो बहुजन समाज को लगातार जागरूक कर रहे हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया देर रात हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जब बीजेपी SC ST OBC की बात कर सकती है, तो आखिर बहुजन नेता कब जगेंगे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।